अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपको अपनी वीडियो क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में हमने डिस्कशन की थी कैलकुलेशंस, ऐसे कैलकुलेशन जिसमें हमने मास को मोल में कन्वर्ट करना सीखा था या मोल को मास में कन्वर्ट करना, और साथ साथ हमने बात की थी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल मौजूद हों तो उसको हम मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या अगर आपको मोल नॉन होते हैं तो उसको नंबर ऑफ़ पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है उसमें हम ऐसे कैलकुलेशंस के ऊपर बात करेंगे जिसमें हमारे पास गैसेस इन्वॉल्व होते हैं। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें गैसेस इन्वॉल्व होते हैं उनके कैलकुलेशन के लिए आज हमने बात करनी है। तो जैसे आपको पता है कि लिक्विड और सॉलिड के बरअक्स गैस का वेट लेना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। तो इसकी बजाय अगर गैस का वेट लेने की बजाय अगर हम गैस का वॉल्यूम मेजर करवा दें तो ये हमारे लिए आसान होगा। अब गैस का वॉल्यूम लेने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी गैस के वॉल्यूम का उसके नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ ताल्लुक क्या होता है। तो इस ताल्लुक को जानने के लिए हम जाएंगे एवोगैड्रो लॉ की तरफ। एवोगैड्रो लॉ हमें बता रहा है इस लॉ के मुताबिक कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस at the same condition of temperature and pressure contain the same number of particles. According to Avogadro law, equal volumes of different gases at the same conditions of temperature and pressure contain the same number of particles. यानी कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं लेकिन उनके हमने इक्वल वॉल्यूम लिए हुए हैं और उनके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी सेम है, अगर हम एक ही वॉल्यूम में मुख्तलिफ गैसेस को ले लें और उनके ऊपर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम हो तो इन मुख्तलिफ गैसेस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या आएंगे, सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब उसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल की तादाद जो है वो क्या आएगी, सेम आएगी। अगरचे गैसेस आपस में मुख्तलिफ हैं लेकिन उनके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है और साथ साथ उनके वॉल्यूम भी इक्वल हैं, तो इन कंडीशन की मौजूदगी हमारे पास पार्टिकल की तादाद मुख्तलिफ गैसेस के अंदर क्या आएगी, सेम आएगी। अब इन पार्टिकल का वॉल्यूम क्या होगा, तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड कि अगर हम मुख्तलिफ गैसेस का एक मोल ले लें एसटीपी पे, एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट एसटीपी किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम जो होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies a volume of 22.4 dm cube. 1 mole of any gas occupies a volume of 22.4 dm cube at STP. STP means, STP stand for standard temperature and pressure. स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास 1 atm के बराबर। तो इन कंडीशन की मौजूदगी में मुख्तलिफ गैसेस के एक मोल का वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास कितने के बराबर आएगा, 22.4 डीएम क्यूब के बराबर। एक डीएम क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होगा, 22.4 डीएम क्यूब या 22.4 लीटर या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। इस वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे क्या कहलाता है, मोलर वॉल्यूम कहलाता है।
molar volume is the volume occupied by one mole of gas, one mole of any gas at STP is called molar volume. किसी भी गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी गैस का आप एक मोल ले लें, एसटीपी पे ले लें, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ले लें। स्टैंडर्ड टेम्परेचर से मतलब हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होगा 1 atm होगा। तो एसटीपी पे किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम हमारे पास कितने के बराबर आएगा 22.4 dm³ के बराबर आएगा। यानी अगर हम लिख लें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 dm³ होगा। 1 मोल ऑफ मीथेन गैस एट STP कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 22.4 dm³। 1 मोल ऑफ एनी अदर गैस लाइक 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP 22.4 dm³ के बराबर। तो गैसेस मुख्तलिफ हैं, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मौजूद हैं सारे एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक। तो इनके वॉल्यूम भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। हालांकि गैसेस आपस में क्या है, मुख्तलिफ हैं। हाइड्रोजन गैस है, मीथेन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, लेकिन तीनों का वॉल्यूम जो है वो STP पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कितना होगा, एक मोल का वॉल्यूम हमारे पास 22.4 dm³ होगा। अब अगर आपके पास हाइड्रोजन के 2 मोल मौजूद हों STP पे, तो उसका वॉल्यूम कितना बनेगा 22.4 ज़रबे तो 44.8 dm³ हो जाए। अगर उसका हाफ मोल मौजूद है STP पे, 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा 22.4 का हाफ क्या होता है 11.2 dm³ हो जाए। अब हम लिख सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस एट STP वॉल्यूम कितना है 22.4 dm³। 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास इन ग्राम कितना होगा 2 ग्राम, 1 मोल के बराबर होता है। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल जो है वो हमारे पास 2 ग्राम के बराबर, और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल। पहले हम पढ़ चुके हैं मोल कंसेप्ट में कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल की तादाद जो होती है वो 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल के बराबर होती है। इसी तरह मैं लेता हूं 1 मोल ऑफ CH4 एट STP, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि 1 मोल है और STP पे है तो इसका वॉल्यूम डेफिनेटली कितना आएगा 22.4 dm³ आएगा। 1 मोल CH4 का मास इन ग्राम कितना होता है, इसके मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम लगा के हमारे पास उसका 1 मोल हासिल हो जाता है। तो CH4 का जो मोलर मास है वो कितना है, कार्बन इसमें मौजूद है 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम मौजूद हैं। कार्बन का 12 होता है और हर हाइड्रोजन का 1, तो 4 का हो जाएगा टोटल 4, तो 12 × 4 16 ग्राम। यानी कि CH4 गैस का 1 मोल जो है वो हमारे पास 16 ग्राम के बराबर होता है। अब 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, वही 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल। इसी तरह अगर 1 मोल ऑक्सीजन गैस ले लूं एट STP, अगेन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 22.4 dm³। ऑक्सीजन गैस है और इसका 1 मोल का मास कितना होगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन मौजूद है हमारे पास, 16 × 2 = 32 ग्राम। लेकिन इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, अगेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन गैस का 1 मोल मौजूद है और 1 मोल में हमेशा हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल की तादाद जो होती है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। तो आप देख रहे हैं कि गैसेस मुख्तलिफ हैं, उनके मासेस भी आपस में मुख्तलिफ हैं। हाइड्रोजन का मास 1 मोल का मास 2 ग्राम आ रहा है, ऑक्सीजन के 1 मोल का मास 32 ग्राम आ रहा है, CH4 के 1 मोल का मास 16 ग्राम आ रहा है, लेकिन तीनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। जो एवोगैड्रो लॉ हमें बता रहा है
कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम ले लें मुख्तलिफ गैसेस के सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल की तादाद सेम होगी। अब इस लॉ को ओबे करते हुए हमारे पास नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए एक और फार्मूला हासिल हो जाता है। तो नंबर ऑफ मोल को हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम वाइज। इससे पहले हमने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना सीखा है मास एंड ग्राम वाइज या नंबर ऑफ पार्टिकल वाइज। अब वॉल्यूम वाइज अगर हम नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। लेकिन एक ख्याल रखना है कि जिस यूनिट में आपके पास गिवन वॉल्यूम हो उसी यूनिट में आपके पास मोलर वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो अगर आपको वॉल्यूम दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि इस वॉल्यूम ऑफ गैस में हमारे पास कितने मोल्स होंगे, कंडीशन क्या है, एसटीपी है, तो हम नंबर ऑफ मोल को इजीली कैलकुलेट करवा सकते हैं। या आपके नंबर ऑफ मोल आपके पास मौजूद हैं और आपसे पूछा जाए कि ये कितने डीएम क्यूब के बराबर होंगे या इसका वॉल्यूम कितना होगा। कोई गैस है जिसके फॉर एग्जांपल 5 मोल मौजूद हैं एसटीपी पे और आपसे पूछा जाए कि इसका वॉल्यूम टोटल कितना होगा, तो इसके लिए हमारे पास वॉल्यूम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। अब हम कन्वर्जन करवा सकते हैं, वॉल्यूम को मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 44.8 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी, 44.8 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस मेरे पास मौजूद है एसटीपी पे। What will be the number of mole in 44.8 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी? तो हम फार्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 44, गिवन वॉल्यूम 44.8 डीएम क्यूब और मोलर वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है 22.4 डीएम क्यूब पर मोल। मोलर वॉल्यूम के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है डीएम क्यूब पर मोल। तो डीएम क्यूब कैंसल, 22.4 इससे आ जाता है 2 मोल। यानी कि एसटीपी पे हमारे पास 44.8 डीएम क्यूब नाइट्रोजन गैस कितने मोल के बराबर होगा 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस के बराबर। तो इस तरीके से हम मोल्स को वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या आपके पास वॉल्यूम जब नॉन हो तो उसको आप नंबर ऑफ मोल भी बना सकते हैं। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ 5 मोल ऑफ CH4 एट STP, 5 मोल CH4 आपके पास मौजूद है STP पे, उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो क्या है फॉर्मूला ओबे करवा दें, n इज इक्वल टू वॉल्यूम से मतलब गिवन वॉल्यूम और यहाँ पे मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम इज इक्वल टू n ज़रबे मोलर वॉल्यूम। n कितना है हमारे पास 5 मोल और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 डीएम क्यूब पर मोल। मोल मोल कैंसल, एक 112.2 डीएम क्यूब के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हमने मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करवा दिया या वॉल्यूम को हमने मोल में कन्वर्ट करना सीख लिया है। अब हम जाते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के मुताबिक एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर हमारे पास 15 ग्राम सल्फर मौजूद है, if 15 ग्राम ऑफ सल्फर इज
in the presence of oxygen according to the following reaction. रिएक्शन कौन सा है? सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब वो क्या पूछते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम आपके पास प्रोड्यूस होगा 15 ग्राम ऑफ सल्फर की बर्निंग से। व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। अगर हम 15 ग्राम सल्फर की बर्निंग करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इस 15 ग्राम ऑफ सल्फर की बर्निंग से हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम हासिल होगा। मास नहीं, मोल नहीं, आपने बताना क्या है कि कितना वॉल्यूम हासिल होगा। तो सोल्यूशन में हम जाएंगे, पहले क्या है कि हम अपना इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन, और कौन से फॉर्म में? बैलेंस फॉर्म में। सल्फर प्लस ऑक्सीजन तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। सल्फर का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे भी एक एटम है, और इसी तरह रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड पे भी आपके पास ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रहा है कि सल्फर का 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करवा के सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मोल बना रहा है। सल्फर का 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करवा के सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मोल बना है। तो सल्फर हमारे पास कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन हमारे पास गैसियस फॉर्म में, और सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास गैसियस फॉर्म में। और ये रिएक्शन हो रहा है एसटीपी पे। रिएक्शन की कंडीशन क्या है कि रिएक्शन एसटीपी पे हो रहा है। तो एसटीपी पे सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मोल जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 22.4 डी क्यूब के बराबर। क्योंकि गैस है तो उसके लिए 1 मोल के लिए हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कितना होगा? 22.4 डी क्यूब। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 डी क्यूब होता है। हमारा ताल्लुक है इन 2 सब्सटेंसेस के दरमियान, सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड के बीच में हमने रिलेशनशिप मालूम करना है। तो सल्फर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, उसके लिए हम वॉल्यूम नहीं उसका मास लिखेंगे। 1 मोल सल्फर जो है वो हमारे पास कितने के बराबर होता है? 32 ग्राम के बराबर होता है। सल्फर का एटॉमिक मास जो है वो क्या है? 32 AMU है। AMU की जगह हम ग्राम लगा दें तो ये इसका 1 मोल बन जाएगा। अब ये बता रहा है कि 1 मोल सल्फर से 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि 32 ग्राम सल्फर जो है वो कितना सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है वॉल्यूम वाइज? 22.4 डी क्यूब। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर ये 15 ग्राम हो तो ये कितने डी क्यूब इसके हासिल होंगे? 15 ग्राम सल्फर की बर्निंग से कितना डी क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हासिल होगा? तो इसके लिए हम जाएंगे किसकी तरफ? कन्वर्जन फैक्टर की तरफ जाएंगे। लेकिन कन्वर्जन फैक्टर की तरफ जाने से पहले हम इस 15 ग्राम ऑफ सल्फर को पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर will be equal to mass in gram of sulfur which is 15 gram divided by molar mass of sulfur which is 32 gram per mole। तो इससे 15 ग्राम मास इन ग्राम है, फार्मूला हमारे पास मौजूद है नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 15 ग्राम मास इन ग्राम है और मोलर मास सल्फर का 32 होता है, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 0.469 मोल ऑफ सल्फर। 15 ग्राम सल्फर जो है वो कितने मोल के बराबर आ गया? 0.469 मोल ऑफ सल्फर के बराबर। अब हम इक्विवेलेंसी फैक्टर अप्लाई करते हैं। इक्विवेलेंसी फैक्टर में क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की थ्रू हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशनशिप को मालूम कर लेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रहा है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन
क्या बता रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन? 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। 1 मोल ऑफ, अगर सल्फर का 1 मोल हो तो इससे कितना सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है? 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब एक्चुअली हमारे पास कितना सल्फर मौजूद है? 15 ग्राम। 15 ग्राम को हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया तो कितने के बराबर आ गया? 0.469 मोल ऑफ सल्फर के बराबर आ गया। सो 0.469 मोल ऑफ सल्फर विल बी इक्विवेलेंट टू, 1 मोल से 1 मोल पैदा होता है तो 0.469 मोल से इतना ही पैदा होगा, 0.469 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब हमें सल्फर डाइऑक्साइड के मोल का पता चल गया, लेकिन हमें से पूछा जा रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। तो चूंकि हमारा रिएक्शन जो है वो एसटीपी पे हो रहा है, अब हमारे पास मोल मालूम हो गए हैं तो मोल को हम इजीली वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो दैट 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड at STP occupy volume how much? 22.4 dm³। अगर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मोल हो STP पे तो 22.4 dm³ उसका वॉल्यूम होगा। लेकिन हमारे पास कितना सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो चुका है? 0.469 मोल पैदा हो चुका है। सो 0.469 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड at STP will occupy volume, क्या करेंगे? 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.469, 22.4 1 मोल का वॉल्यूम है तो 0.469 मोल का वॉल्यूम हमारे पास कितना हासिल हो जाता है? 10.51 dm³। So this is the amount of sulfur dioxide which is produced by the complete burning of 15 gram of sulfur dioxide and the presence of oxygen at STP। ये हमारा required result। इसके साथ एक और छोटा सा एग्जांपल है। एग्जाम्पल में हमसे अब पूछा जा रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन वुड बी नीडेड एट STP टू प्रोड्यूस 10 dm³ ऑफ HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन जो दिया गया है वो है हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, और इससे क्या प्रोड्यूस होता है? HCl प्रोड्यूस। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम हैं, यहाँ पे 1 एटम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। हमारे पास दोनों साइड पे हाइड्रोजन एटम की तादाद बराबर हो गई। क्लोरीन की भी रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम हैं, और अब आपके पास क्लोरीन के प्रोडक्ट साइड पे भी 2 एटम हैं। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इज नीडेड टू प्रोड्यूस 10 dm³ of HCl at STP and the excess of हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हमारे पास एक्सेस में मौजूद है, उसकी कोई कमी नहीं है। अब हमने क्लोरीन की अमाउंट को मालूम करना है, क्लोरीन के वॉल्यूम को मालूम करना है कि कितना क्लोरीन का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा 10 dm³ HCl को प्रोड्यूस करने के लिए। हमारे पास सॉल्यूशन में जब हम जाएंगे, अगेन हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, H2 प्लस Cl2 और इससे 2HCl, ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हमारा रिलेशनशिप जो है वो कौन सा रिलेशनशिप है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है, क्लोरीन का जो वॉल्यूम है वो रिक्वायर्ड है किसके लिए? 10 dm³ ऑफ HCl के लिए। तो
HCl प्रोडक्ट साइड पे है और क्लोरीन जो है हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे है, तो ये रिलेशनशिप हो गया आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन टू यील्ड 2 मोल ऑफ HCl। हाइड्रोजन भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन भी गैस फॉर्म में है और हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैसियस फॉर्म में है। अब गैसियस फॉर्म में है तो STP भी है, उनके 1 मोल का वॉल्यूम कितना आएगा, क्लोरीन के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 डीक्यूब होगा। हाइड्रोजन के वॉल्यूम को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो क्लोरीन और HCl के बीच में है। तो क्लोरीन का 1 मोल यूज हो रहा है यानी कि 22.4 डीक्यूब, और इसके कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 1 मोल का वॉल्यूम STP पे 22.4 है, 2 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 44.8 डीक्यूब। यानी कि अगर हम इस रिएक्शन के मुताबिक 22.4 डीक्यूब क्लोरीन गैस को इस्तेमाल करवा दें तो इससे हमारे पास 44.8 डीक्यूब HCl गैस प्रोड्यूस होगा। अब अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन फैक्टर या अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि 44.8 डीक्यूब ऑफ HCl is equivalent to 22.4 डीक्यूब of Cl2। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें यही बता रहा है कि ये 44.8 डीक्यूब तब पैदा होता है जब आपके पास क्लोरीन गैस कितना मौजूद हो, 22.4 डीक्यूब। अब अगर हमारे पास ये 8 डीक्यूब हो, 1 डीक्यूब ऑफ HCl विल बी इक्विवेलेंट टू 22.4 क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 44.8 डीक्यूब ऑफ क्लोरीन गैस। तो 1 मोल HCl की 1 डीक्यूब HCl की प्रोडक्शन के लिए इतना डीक्यूब क्लोरीन गैस दरकार होगा। हमने एक्चुअली कितना बनाना है, अपने इक्वेशन में 10 डीक्यूब HCl को प्रोड्यूस करना है। सो 10 डीक्यूब ऑफ HCl will be equivalent to 22.4 divided by 44.8 डीक्यूब मल्टीप्लाइड बाई 10। इससे हमारे पास आ जाता है रिजल्ट कितना, 5 डीक्यूब के बराबर। सो इससे पता चला कि 10 डीक्यूब HCl को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें कितना क्लोरीन गैस दरकार होगा, 5 डीक्यूब की क्लोरीन गैस दरकार होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 22.4 दरकार होता है 44.8 के लिए, यानी कि 44.8 का हाफ जो है वो 22.4 है। अब अगर ये आपके पास 10 डीक्यूब हो जाए तो इसका हाफ कितना होगा, 10 का हाफ हमारे पास 5 डीक्यूब हासिल होगा। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने की या मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने की। आगे अगली क्लास में हम फिर बात करेंगे थोड़ा सा मास कैलकुलेशन के ऊपर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।